हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन डेप्थ लर्निंग। और बाकी सब ठीक? बस चल रहा है या दौड़ रहा है? मेरा तो दौड़ रहा है, इसलिए वीडियोस अपलोड करने में बहुत लेट हो रहा है और इसके लिए सॉरी आप सबको। अभी हम लोग क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स का सेकेंड यूनिट कलेक्शन ऑफ डेटा कवर कर रहे हैं। इस यूनिट में अभी तक हमने सोर्सेस ऑफ डेटा, जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, इनके बीच का डिफरेंस और इन्हें कैसे चॉइस करना है, इन सब को डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, उससे आपको इन टॉपिक पे रिलेटेड डिटेल में वीडियो और नोट मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा पढ़ने वाले हैं। Basically, there are these 6 methods of collecting primary data. First is direct personal investigation. Second is indirect oral investigation. Third, information through correspondence. Fourth, information through mail questionnaire. Fifth is questionnaire through enumerators. And last one is telephone interview. तो हम लोग अभी एक एक करके इन सारे मेथड्स को डिटेल में समझेंगे, इनका क्या सुटेबिलिटी है और इनके क्या क्या मेरिट्स डिमेरिट्स है। इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। प्राइमरी डेटा कलेक्शन का पहला मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि इसके नाम से हम एक गेस कर सकते हैं, इस मेथड में क्या होता है। इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है या फिर जो इंटरव्यूअर है, वो पर्सनली जाके इंफॉर्मेंट से डायरेक्टली क्वेश्चंस करता है अपने इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। ओके, सो हियर इट इज रिटन, डेटा आर कलेक्टेड पर्सनली by the investigator by asking questions relating to inquiry from the informant। जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इन्वेस्टिगेटर पर्सनली अपने इन्वेस्टिगेशन, अपने इंक्वायरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, किससे? इंफॉर्मेंट से, ताकि वो रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर सके। ओके, और इस पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेटर को ऑन द स्पॉट जाना पड़ता है, इंफॉर्मेंट के पास जाना पड़ता है, एंड उसे डिलीजेंट होना चाहिए, इफिशियंट होना चाहिए, इम्पार्शियल एंड टॉलरेंट भी होना चाहिए। अगर इंफॉर्मेंट डिलीजेंट है, हार्डवर्किंग है, इफिशियंट है, तभी वो हर इंफॉर्मेंट के पास पर्सनली जाएगा और अपने इंक्वायरी से रिलेटेड एकदम प्रॉपर एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करेगा। उसे इम्पार्शियल यानी अनबायस्ड एंड टॉलरेंट, उसे पेशेंस भी रखना चाहिए। ओके, अगर वो इम्पेशेंस है तो उतना एफर्ट नहीं डालेगा डेटा कलेक्ट करने के लिए, और इम्पार्शियल है तो अनबायस्ड, मतलब अपने मर्जी से किसी के लिए पार्शियल होकर कुछ भी डेटा वो डाल सकता है, और इससे हमारा जो इंक्वायरी का कंक्लूजन है वो गलत निकल सकता है। फाइन, तो आपको समझ आ गया होगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में इंटरव्यूअर या इन्वेस्टिगेटर पर्सनली जाके इंफॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट करता है। इसका सुटेबिलिटी क्या क्या है, किस किस केसेस में ये इन्वेस्टिगेशन का मेथड सुटेबल होता है। फर्स्ट इज डिटेल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। जब हमें अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेल में इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगा, आप जब अपने दोस्त से कुछ बातें फ़ोन पे डिस्कस करते हैं, तो हो सकता है आपका दोस्त आपको सारी बातें फ़ोन पे उतना अच्छा से नहीं बता रहा होगा, या आप खुल के नहीं डिस्कस कर पाते हैं। लेकिन जब आप अपने दोस्त के साथ फेस टू फेस बैठते हैं तो बहुत सारे बातें शेयर कर पाते हैं, एक दूसरे के इमोशन को जान पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जब आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन गैदर करना रहता है, उस टाइम पे ये मेथड सुटेबल होता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जहाँ पे हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो लिमिटेड है, छोटा है, वहाँ पे ये मेथड सुटेबल है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक क्लासरूम में लिमिटेड स्टूडेंट्स है तो एक टीचर के लिए इजी हो जाता है हर स्टूडेंट पे पर्सनल अटेंशन देना।
लेकिन वहीं अगर क्लासरूम का साइज बहुत बड़ा है तो क्या एक टीचर के लिए पॉसिबल होता है कि वो हर बच्चे पे एकदम पर्सनली अटेंशन दे? ये पॉसिबल नहीं होता है। उसी तरह अगर आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा है तो इन्वेस्टिगेटर पर्सनली हर किसी से डेटा कलेक्ट कर सकेगा। थर्ड पॉइंट इज कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी। जब इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कुछ सीक्रेट या कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा हमें चाहिए होता है उस टाइम पे ये मेथड सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि सबके सामने कुछ सीक्रेट चीज़ें ओपन करना पॉसिबल नहीं होता है। ये आप कॉन्फिडेंशियली अलग से ही इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। Direct personal investigation helps us in providing accurate data relating to our inquiry. सोचिए आपके स्कूल में एक फिजिशियन है। फिजिशियन का काम क्या है? बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है वो चीज़ ऑब्जर्व करना, और अगर कुछ डिफिशियंसी रहता है तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना। इस पर्पस के लिए वो क्या करता है, अब एज के हिसाब से उस बच्चे का हाइट है या नहीं, उसका वेट है या नहीं, वो प्रॉपर एक्टिव रहता है या नहीं, या फिर एकदम लेजी लेजी सा रहता है, उसको पूरा दिन नींद आते रहता है, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। इस बेसिस पे वो रिपोर्ट बनाता है, और कहीं अगर कुछ डिफिशियंसी रहता है, कुछ लैकिंग रहता है, तो वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता है कि आप अपने बच्चे के इस चीज़ पे फोकस कीजिए। तो जब वो पर्सनली डेटा कलेक्ट कर रहा है तो उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलता है। वहीं अगर वो फिजिशियन क्या करता है, लास्ट ईयर का रजिस्टर से बच्चों का हाइट, ग्रोथ, ये सब चीज़ें निकाल के सोच लेता है हाँ वो बच्चा तो लास्ट ईयर उसका हाइट 5 फीट था, इस ईयर तो शायद 5'2" हो ही गया होगा। वो अपने हिसाब से लिख दिया, अपने हिसाब से वेट उसका लिख दिया। ठीक है। लेकिन हो सकता है उस बच्चे का हाइट बढ़ा ही ना हो, इस ईयर वो बच्चा ओवरवेट हो गया है या फिर अंडरवेट रह गया है। किसी बच्चे का हाइट एस्टिमेटेड से ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो इससे उसे जो रिजल्ट मिलेगा वो इनएक्यूरेट रहेगा। ठीक है। सो हमें जब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए होता है, इन दैट केस दिस मेथड परफेक्टली सूट्स। सो फाइनल पॉइंट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इंफॉर्मेंट इज रिक्वायर्ड। जब हमें इंफॉर्मेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए होता है तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। ऑब्वियस सा बात है, इस मेथड का पर्पज ही यही है कि इंफॉर्मेंट से आप डायरेक्ट कांटेक्ट स्टेब्लिश करें। ओके। तो हमने अभी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग और इसका सुटेबिलिटी को डिस्कस कर लिया। तो आपको अगर ये 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट आता है मेरिट ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का क्या क्या मेरिट है, क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट पॉइंट इज ओरिजिनलिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर पर्सनली जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो वो एकदम ओरिजिनल फ्रेश डेटा रहता है। सो दिस मेथड प्रोवाइड हायर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। फाइन। सेकेंड पॉइंट इज एक्यूरेसी। अभी हमने आपको स्कूल के फिजिशियन का एग्जाम्पल दे के समझाया कि जब वो पर्सनली हर बच्चे का हाइट, वेट, ये सब चीज़ें मेज़र करता है, हर बच्चे पे ध्यान रखता है कि वो एक्टिव है या नहीं, तो उसे एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलता है। सो दिस मेथड हेल्प्स अस इज ऑब्टेनिंग रिलायबल एंड accurate information about our inquiry. Okay. Third point is flexible. This method is flexible as the interviewer can ask different type of question. ये मेथड फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि इंटरव्यूअर इंफॉर्मेंट से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, कीपिंग इन माइंड द इंफॉर्मेंट्स रिएक्शन। इंफॉर्मेंट्स का कैसा रिएक्शन आ रहा है क्वेश्चंस पे, उस रिएक्शन के बेसिस पे वो और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टिगेटर एक फैक्ट्री में जाता है, उस फैक्ट्री का
वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है ये जानने के लिए। तो वो उस फैक्ट्री के जो हर एम्प्लॉय है उनसे पर्सनली इंफॉर्मेशन गैदर करता है। अब वो एक एम्प्लॉय से पूछ रहा है कि आप जहाँ यहाँ पे जो काम कर रहे हैं क्या आपको टाइमली एंड प्रॉपर अमाउंट पे किया जा रहा है, आपका यहाँ पे वर्किंग इन्वायरमेंट जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वो कैसा है, आपका बॉस कैसा है। इस तरह से वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो वो बंदा बोलता है हाँ मुझे टाइमली पेमेंट मिल जाता है, मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ वो भी अच्छा है। फिर बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देते देते वो बोल देता है मैं टाइम से ऑफिस तो आता हूँ पर कभी टाइम पे घर नहीं जा पाता। ऐसा बोलने से अब इन्वेस्टिगेटर को कुछ डाउट होता है, वो पूछता है कि ऐसा क्यों। वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पे बहुत टारगेट अचीव करना रहता है, बॉस हमें हमेशा प्रेशराइज करते रहता है कि इतना टारगेट तुमको आज अचीव करना ही है। इस टारगेट को अचीव करने के चक्कर में ना हमारा टाइमली खाना होता है ना घर जाना होता है। तो इस टाइप से वर्कर का जो क्वेश्चन पे रिएक्शन है उस रिएक्शन के बेसिस पे वो और क्वेश्चंस पूछ के बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। सो दिस मेथड facilitate flexibility. Fourth point is uniformity. Direct personal investigation also facilitate uniformity and comparison. Fifth point is understandability. अब सोचिए यही जो फैक्ट्री है ये फैक्ट्री एकदम किसी रूरल एरिया में है जहाँ के वर्कर्स या लेबर्स जो है उनको उतना अच्छा इंग्लिश नहीं आता। तो अगर इन्वेस्टिगेटर उनसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछने लगे तो क्या वो सही सही आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। अब इन्वेस्टिगेटर अगर इन्हीं से पूछता है ओके सर टेल मी हाउ मच यू गेट रेम्यूनरेशन। अब इस बंदे को तो पता ही नहीं रेम्यूनरेशन क्या होता है, तो क्या बता पाएगा अरे यार रेम्यूनरेशन क्या है। वो हो सकता है कुछ और अमाउंट बता दे या फिर वो बता ही ना पाए। ठीक है। वहीं अगर इन्वेस्टिगेटर इससे पूछता है तो चाचा कारखाना में सब ठीक चल रहा है ना, आपको कितना वेतन मिलता है, आपको कितना तनख्वाह मिलता है। इस तरह से अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो इस आदमी को समझने में भी इजी होगा और वो सही सही आंसर भी कर पाएगा। इसमें बताया जा रहा है द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी एडप्टेड एज पर द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। जो इन्फॉर्मेंट्स है उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम लोग कम्युनिकेशन का लैंग्वेज चूज कर सकते हैं एंड दैट विल फैसिलिटेट इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, जिससे कि इंफॉर्मेंट्स वो क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड कर सके। लास्ट पॉइंट इज सुटेबिलिटी। जब हमारा लिमिटेड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तब इस मेथड को अप्लाई करना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। नाउ आवर नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट डिमेरिट ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या डिमेरिट्स है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिफिकल्ट टू कवर लार्ज एरिया। यानी अभी जो हमने लास्ट पॉइंट पे इसका मेरिट्स पढ़ा वही चीज उसका डिमेरिट्स भी बन जाता है। कैसे? जब लिमिटेड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तब तो आपको इजी है पर्सनली हर किसी से डाटा कलेक्ट करना। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था अगर क्लास में लिमिटेड स्टूडेंट है तो टीचर को हर किसी पे पर्सनल अटेंशन देना इजी पड़ता है। लेकिन वहीं अगर क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं 100 150, तो क्या वो टीचर हर बच्चे पे पर्सनल अटेंशन दे पाएगा? नहीं। सो दिस मेथड इज अनसुटेबल फॉर लार्ज एरिया ऑफ स्टडी। सेकेंड पॉइंट इज पर्सनल बायस। इस मेथड में पर्सनल बायसनेस यानी कि पार्शियलिटी होने के भी चांसेस रहते हैं। सोचिए आपके स्कूल का कोई बच्चा है जो स्टडीज में बहुत अच्छा है। जो बच्चे स्टडीज में अच्छे होते हैं वो नेचुरली हर किसी के फेवरेट होते हैं। लेकिन वो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है। तो आपके स्कूल के जो स्पोर्ट्स टीचर है तो वो क्या कर सकता है जब रिपोर्ट कार्ड में स्पोर्ट्स का मार्क्स बैठाना है
वो बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाया है, अगर इसे स्पोर्ट्स में कम मार्क्स दे दिया जाए तो उसका रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो रिजल्ट दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करता है, कुछ मार्क्स बढ़ा के स्पोर्ट्स में उसको दे देता है। तो ये मेथड से पर्सनल बायसनेस हो सकता है, ओके, जिससे डेटा का जो क्रेडिबिलिटी है वो लॉस हो सकता है, डेटा का जो ऑथेंटिसिटी है, जो एक्यूरेटनेस ने, वो मार खा सकता है। थर्ड पॉइंट इज कॉस्टली। ऑब्वियस सी बात है कि ये मेथड कॉस्टली होगा, क्योंकि आपको इस मेथड के थ्रू डेटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए होंगे, ताकि वो हर पर्सन के पास पर्सनली जाके इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। फिर उनको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग देना पड़ेगा, अगर प्रॉपर वे में ट्रेनिंग ना दिया तो डेटा रॉन्ग कलेक्ट हो सकता है। उनको ट्रैवलिंग के लिए, खाने पीने के लिए, स्टेशनरी सामान के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो इन सारे चीज़ों की वजह से ये मेथड ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। फोर्थ इज टाइम कंज्यूमिंग। ये मेथड ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि जब आप हर किसी से पर्सनली जा जाके डेटा कलेक्ट करेंगे, दैट विल डेफिनेटली रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। फिफ्थ पॉइंट इज लेस रिप्रेजेंटेटिव। इस पॉइंट को अगेन एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सोचिए किसी को जानना है कि आपके स्कूल के टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, आपके स्कूल का एजुकेशनल स्टैंडर्ड कैसा है। तो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, सिर्फ क्लास के जो टॉप 5 स्टूडेंट्स है उनसे ही डेटा कलेक्ट करता है। अब इनसे डेटा कलेक्ट करके देख रहा है कि वो बच्चे सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हैं। इनसे कलेक्ट किया गया डेटा के हिसाब से वो अज्यूम कर लेता है कि इस क्लास के सारे बच्चे स्टडीज़ में बहुत अच्छे हैं, यानी कि इस स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। क्या ये टॉप 5 स्टूडेंट्स आपके क्लास के बाकी के 30-35 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? क्योंकि इस 30-35 स्टूडेंट्स में से कुछ एवरेज स्टूडेंट्स होंगे, कुछ बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। ये 5 बच्चे तो अच्छे हैं ही, इसलिए अपने से एफर्ट डाल के पढ़ लेते हैं, इसलिए उनको टीचर क्या पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है इनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने से मेहनत करके पढ़ के मार्क्स अच्छा ला लेते हैं। लेकिन ये जो एवरेज स्टूडेंट है, ये जो एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है, इनको चीज़ें समझने के लिए, इनको चीज़ों को याद रखने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर टीचर इनको प्रॉपरली गाइड ना करे तो इनके लिए रिजल्ट अच्छा लाना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बताया जा रहा है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि ये टॉप 5 स्टूडेंट्स इन बाकी के जो 30-35 स्टूडेंट्स हैं इनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज बताया जा रहा है, एज द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज जनरली स्मॉल। जो आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि यहाँ पे टॉप 5 स्टूडेंट्स का, ये स्मॉल रहता है, सो द रिजल्ट ड्रॉन आर लेस रिप्रेजेंटेटिव, ओके। इसके वजह से जो हमें रिजल्ट कंक्लूड कर रहे हैं वो लेस रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसकी वजह से हमें रॉन्ग कंक्लूजन मिल सकता है, ओके। सिक्स पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स मेथड। इस मेथड में लार्ज अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर चाहिए होता है, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग देना पड़ता है। अगर वो प्रॉपरली ट्रेंड ना हो तो वो रॉन्ग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उन इन्वेस्टिगेटर को हर किसी के पास जा जा के पर्सनली डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इजीली आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते हैं, एकदम इग्नोर कर देते हैं, या फिर किसी को पता ही नहीं है तो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दे आप। तो कुछ लोग दांत फटकार के भगा देते हैं। तो इस मेथड से डेटा कलेक्ट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इस वीडियो में हमने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग, सुटेबिलिटी और इसका क्या डिमेरिट्स एंड डिमेरिट्स है, इसको डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ तक में अगर आपको कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको हर चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए
अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी मेरे लेक्चर से बेनिफिट मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।